नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का फॉर्मूला ऑफ ऑल चैप्टर्स के क्रम में ये पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम चैप्टर नंबर 6 और ऑनवर्ड बात करेंगे। आइए चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलें। अब इसमें जो आता है, सबसे पहले एक होता है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, जिसको संरेखीय कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, संरेखीय और असंरेखीय बिंदु। तो ये होता क्या है, जब दो पॉइंट्स, मान लीजिए जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इससे हम एक सरल रेखा खींच सकते हैं। इसको मिलाते हुए कोई भी दो पॉइंट है, संरेखीय यानी समान रेखा में बनने वाले पॉइंट, ये संरेखीय एक सरल रेखा बन गया। और दो से हमेशा दो पॉइंट जो होता है संरेखीय होता है, या तो यहाँ और यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, सबसे एक सरल रेखा खींची जा सकती है, इससे भी सरल रेखा खींची जा सकती है, इससे भी सरल रेखा खींची जा सकती है। तो ये कहलाता है संरेखीय। संरेखीय तो दो पॉइंट जो होंगे हमेशा संरेखीय होंगे। दो या दो से अधिक पॉइंट, मान लीजिए जो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको मिलाने वाली एक यदि सरल रेखा खींची जा सकती है इससे मिलाने वाली, तो ये कहलाता है कोलिनियर पॉइंट। और यदि इससे सरल रेखा नहीं खींची जा सकती, मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इससे हम सरल रेखा नहीं खींच सकते। देखिए इसको मिला करके और तीनों को मिलाते हुए सरल रेखा नहीं खींची जा सकती, ये अलग है, ये अलग है। तो ये हो गया, इससे अलग अलग बन रहा है सरल रेखा, तो ये असंरेखीय हो गया या नॉन कोलिनियर। मतलब एक सरल रेखा में आने वाले सारे बिंदु, इसमें आने वाले जितने भी बिंदु होंगे वो सारे होंगे सरल रेखीय बिंदु। और दो बिंदु से मतलब दो बिंदु हमेशा ये होता है, और इससे मिला करके हम एक सरल रेखा नहीं खींच सकते, तो ये हो गया असंरेखीय बिंदु। अब जो कोण होता है, अब जब दो एंगल होते हैं, एंगल रोटेशन बिटवीन टू रेज विद कॉमन वर्टेक्स, यानी जब अब दो तीन असंरेखीय बिंदु हो गया मान लीजिए, तो इसमें से असंरेखीय कॉमन, जिसके एक कॉमन वर्टेक्स है, अब यहां से एक इधर की तरफ गया और एक इधर की तरफ गया, तो इस दोनों के बीच में जो दोनों के बीच में जो रोटेशन है, यानी इसके बीच में जो घूर्णन बन रहा है, कोण बन रहा है, कोना बन रहा है, उसको हम एंगल कहते हैं। एंगल यानी इस दोनों के यहां से शुरू हो रहा है ए और बी, और ए और सी दोनों में, ए बी और ए सी में कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन यानी उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो ये यहां से इस दोनों के बीच में झुकाव को कोण कहते हैं। अब कोण, टाइप्स ऑफ एंगल जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। जब दोनों का कोण 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण कहलाता है, यानी 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट एंगल या 90 डिग्री कहलाता है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। और राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण एंगल हो। यानी इस तरह से यदि दो कोण बनते हैं, देखिए जब ये झुकाव 90 डिग्री से ये हो गया 90 से कम, तो न्यून कोण। और जब झुकाव 90 डिग्री से हो जाए तो ये कहलाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये समकोण राइट एंगल। और जब ये 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो ये कहलाएगा अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ये झुक करके, अब ये झुक करके यदि इसको हम इस तरह से कर लें तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ये हो जाएगा सरल रेखीय कोण। ये सरल रेखीय कोण कहलाता है स्ट्रेट एंगल, जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको बढ़ा करके हम थोड़ा सा 180 डिग्री से थोड़ा सा और झुकाव कर देते हैं, तो अब ये वाला कोण कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो।
180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो इसको रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और इसको यदि हम घुमा करके और भी हम पूरी तरह से इधर अभी प्रतिवर्ती कोण ही कहलाएगा। अब इसको घुमा करके हम इस तरह कर दे तो ये पूरा एक चक्कर कर लेगा, तो ये जो हो जाएगा पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण 360 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात देखिए इसमें जो है हम इस माध्यम से हम इसको हम रोटेशन के माध्यम से हम सारे एंगल को एक बार और विजुअलाइज कर ले। देखिए ये अभी कंप्लीट एंगल है, 0 डिग्री से शुरू हुआ तो अभी न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। अब यहाँ पे आ गया तो समकोण हो गया, समकोण से जब जैसे ही ज्यादा हो गया तो ये हो गया अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, ये अभी अधिक कोण है। और ये अभी एक स्ट्रेट लाइन बना लिया तो ये हो गया सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण से यानी स्ट्रेट एंगल से ज्यादा हो गया तो प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, अब ये हो गया कंप्लीट एंगल। इस तरह से ये कोण बनते कोणों के प्रकार हो गए ये। अब आता है आसन्न कोण कौन सा कहलाता है। जब दो कोण, अब हम दो कोण या दो से अधिक कोण की बात कर रहे हैं तो देखिए जब दो कोण और दो से अधिक कोण की बात कर रहे हैं, एक ये कोण है और एक ये कोण है और एक ये कोण है। ए कोण ऐसे करके आर्म होता है बी, ये सॉरी ये है सी और ये है डी। तो ये दो कोण एंगल ए बी सी, ये कोण और ये कोण, और यहां पे हमने गलत लिखा है। देखिए हमारे जो एंगल लिखते हैं, एंगल लिखने का तरीका होता है, जो कोण हम लिखते हैं तो लिखने के समय हम जो देखिए यहां से जो शुरू होता है ए बी सी, तो इसको लिखने के तीन तरीके हैं। या तो ऐसे ही एक जगह पे एक ही कोण बन रहा है तो एंगल बी लिख दे, या फिर जहां बन रहा है उसको बीच में रखे और यहां से शुरू करते हुए यहां तक आए तो ये हो गया एंगल ए बी सी, या इधर से शुरू करते हुए इधर तक जा सकते हैं एंगल सी बी ए। जहां पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना है तो यहां ऐसे लिखा जाता है। अब यहां पे ए पे एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा बी ए सी, इसका नाम बी ए सी, और इस कोण का नाम हो जाएगा डी ए सी या सी ए डी लिखे। या तो इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, बात एक ही है। तो सी ए डी, इसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, जहां पे दोनों जहां पे कोण बन रहा है वो यहां पे बन रहा है और यहां पे बन रहा है तो ए है कॉमन वर्टेक्स यानी उभयनिष्ठ शीर्ष। और एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए, यानी एक भुजा भी कॉमन होना चाहिए, एसी भुजा। उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, एसी है, यानी कॉमन आर्म। तो और एक उभयनिष्ठ भुजा के एक इस साइड हो और दूसरा इस साइड हो, यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब उल्टे साइड में, विपरीत साइड में हो तो ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, दो कोण एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा साझा करता हो तो बनता है। लेकिन ये कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए यहीं पे आपसे पूछा जाए, ये दिया हुआ है बी सी और ए और डी। अब मान लीजिए जो कि एक कोण ये कोण है और एक कोण ये है, तो इस दोनों में भी वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन और कॉमन आर्म भी है, और दोनों एक ही साइड है, दोनों इसी साइड में है, एक ही ओर है। तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी आसन्न कोण नहीं होगा, आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही साइड है।
इसके लिए चाहिए था एक कॉमन वर्टेक्स के विपरीत विपरीत दिशाओं में, यानी कॉमन एक इधर हो एक इधर हो, तब हो सकता था। एक इधर का कोण और एक इधर का कोण हो सकता था, लेकिन दोनों एक ही ओर है तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। अब सम ऑफ लीनियर पेयर होता क्या, रैखिक युग्म होता क्या है? तो रैखिक युग्म जो होता है, देखिए अब एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, दोनों मिलकर के यदि एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है सरल रेखा पे, यानी एक ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण मिलकर के कहलाता है लीनियर पेयर यानी दो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री, यानी यहाँ पे 89 हो तो ये इधर 180 में से 89 घटा देंगे तो 91 डिग्री हो जाएगा। तो यानी इसका सम और इसका सम 180 होता है, तो इसको कहते हैं लीनियर पेयर। अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक बिंदु पर हम रे लिए हैं, दो लाइन, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, जब एक बिंदु पर काटती है, एक कॉमन पॉइंट पे काटती है, एक दूसरे से टकराती है, तो ये जो लाइन है ये कॉमन वर्टेक्स हुआ, तो इसके इस साइड और इस साइड को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो जितना बड़ा ये होता है उतना ही बड़ा ये होता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो ये होगा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। और जितना बड़ा ये होगा एंगल उतना ही बड़ा ये एंगल होगा। दोनों ये कोण इसके बराबर ये और ये बराबर ये होगा। अब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस क्या कहलाता है? तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस हम कहते किसको है? देखिए, जब एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दो पैरेलल है, और एक दूसरा लाइन कुछ इस तरह से क्रॉस करे, तो ये कहलाता है, ये है पैरेलल, ये और ये पैरेलल लाइंस यानी समांतर भुजा, और ये है ट्रांसवर्सल जिसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो ये जो है तिर्यक छेदी रेखा जो कहलाता है, जब ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो तिर्यक छेदी रेखा इस लाइन को जो क्रॉस करती है तो कई सारे एंगल निर्माण होते हैं। तो ये एंगल जो होता है ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में इसको हम कहते हैं संगत कोण। ये कोण इसके बराबर, इसी तरह ये कोण इसके बराबर, ये सारे संगत कोण हैं। और ये कोण इसके बराबर, एक अंदर का और एक बाहर का होगा, और ये कोण इसके बराबर, यानी ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये चारों कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी संगत कोण बराबर होते हैं। अब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी ये अंदर के कोण। देखिए, चार अंदर के कोण बनते हैं और चार बाहर के कोण बनते हैं। ये बाहर के कोण है, ये बाहर के कोण है, तो चार अंदर के कोण बनते हैं, चार बाहर के कोण बनते हैं। तो ये कोण और ये कोण जो होगा अल्टरनेट कह रहा है, तो देखिए ये और ये इसको हम नाम दे दें 1 2 3 4 5
5 6 7 8, यानी ये इसके बाद ये सबका नामांकन यदि हम कर देते हैं तो देखिए 1 और 7, 1 और 7 ये जो कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। 1 और 7 और 4 और 4, एक मतलब एक रेखा के इस साइड हो और दूसरा इस साइड हो, एक ऊपर और नीचे, तो 4 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एक ही ओर के दो अंतःकोण, इसको हम लिखते हैं हिंदी में एक ही ओर के दो अंतःकोण बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी एक ही ओर के दो अंतःकोण बराबर होते हैं। अब है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड यानी ये देखिए ये 4 और 7 एक ही ओर के दो कोण है, तो ये 4 और 7, 6 और 1 ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी एक ही ओर के दो अंतःकोण, ये जो होता है दोनों का मान 180 होता है, यानी दोनों का जोड़ एंगल 4 प्लस एंगल 7 बराबर में 180, यानी सप्लीमेंट्री होता है। दोनों का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री यानी दोनों का सम, एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री भी आता है, तो देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहलाता है। जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे यानी सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू, या सम ऑफ टू एंगल्स बराबर में 90 डिग्री, तो वो जो होगा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे, यानी दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरक कोण कहलाता है। और सप्लीमेंट्री यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो समपूरक कहलाता है। आपसे पूछा जाता है सवाल में 72 डिग्री का पूरक कोण निकालो या कंप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो हम क्या करेंगे 90 में से 72 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18 डिग्री, यानी इसका पूरा कोण जो हो गया 90 डिग्री 72 डिग्री का पूरा कोण ये हो गया 18 डिग्री। यदि 72 डिग्री का समपूरक पूछा जाता है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री में से 72 डिग्री घटा देंगे तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। 72 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल भी पूछा जा सकता है। 72 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बताओ, तो 360 में से 72 घटा देंगे 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसमें से घटाएंगे तो 288 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला है चैप्टर 7 जिसे हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो त्रिभुज में कहते किसको है? अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 असंरेखीय बिंदुओं को जोड़ने से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज 3 असंरेखीय बिंदु हमने लिया, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इसको आपस में हमने जोड़ा तो ये एक त्रिभुज बना। इसको हमने जोड़ा तो ये एक त्रिभुज बना। तो 3 और ये बंद आकृति होनी चाहिए, ये क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर मेड बाय 3 साइड्स, मतलब क्लोज फिगर मेड बाय 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेस।
मतलब जो एक क्लोज फिगर तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें तीन कोण होते हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होता है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और ये बाहर की तरफ वर्टेक्स होता है। ये वर्टेक्स वर्टेक्स अंदर की तरफ कोना होता है और बाहर की तरफ वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स यानी तीन कोण और तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के नाम है। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, एक इतना बड़ा हो, एक इतना बड़ा हो और एक इतना बड़ा हो, तो ये मतलब ये और ये सभी अनइक्वल है, सभी मतलब ए बी सी में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, और एक भुजा बड़ी या छोटी हो सकती है, तो ये भुजा इसके बराबर हो और ये अलग है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, केवल दो भुजा बराबर हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, अब देखिए इसमें कोण के आधार पर में इसमें एक और गुण होता है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स इक्वल, और टू एंगल्स ऑल्सो इक्वल, यानी इसके दो कोण भी बराबर होते हैं। यानी केवल दो भुजाएं बराबर हो, और ये आगे हम इसके नियम में एक्सपेंड करते हैं। तो दो कोण भी बराबर होते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे विषमबाहु मतलब समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा एक जैसे हो, ये ए है, बी है, सी है, तो तीनों भुजा बराबर हो, यानी ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी हो, तो समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। और सभी कोण 60 डिग्री का हो, यानी ऑल एंगल्स, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के आधार पर भी इसके तीन तरह के कोण होते हैं। न्यून कोण जिसके सभी कोण, जैसे ये है, ये न्यून कोण है जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी ऑल एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा, दो कोण हो नहीं सकता क्योंकि दो कोणों का योग ही 180 हो जाएगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब है इसमें आता है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की सर्वांग समता या सर्वांग सम त्रिभुज। तो जब त्रिभुज है तो देखिए त्रिभुज के कुल 6 पार्ट होते हैं, इसमें 3 एंगल होते हैं। सर्वांग सम यानी सभी अंगों की समानता, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, यानी त्रिभुज का जिनका आकार और माप एक जैसा हो, यानी तीनों कोण बराबर हो और तीनों साइड यानी तीनों भुजा बराबर हो, यानी ए बी सी, और एक और ट्रायंगल हम मान लेते हैं, ये ले लेते हैं,
पी क्यू आर। जब ये समांतर होगा, मान लीजिए, तो ये कब होगा? जब ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है सर्वांगसम, यानी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये। और पी, इसमें पी क्यू आर, तो इसका मतलब हुआ ए बी, यानी ए बी इधर से ए बी और इधर से पी क्यू, उसी ऑर्डर में। तो ए बी बराबर में पी क्यू होना चाहिए, यानी जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होना चाहिए। अब बी सी, देखिए यहाँ पे ऑर्डर जहां जैसे है वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए। तो बी सी बराबर में क्यू आर, और ए सी पी आर, ए सी बराबर में पी आर होना चाहिए, यानी ये क्यू आर इसके बराबर है और पी क्यू इसके बराबर है। और साथ में जिस ऑर्डर में एंगल लिखा हुआ है, एंगल ए बराबर में एंगल यहाँ पे पहले जहां पे है एंगल पी, एंगल बी, एंगल बी, और इसमें एंगल क्यू, एंगल सी बराबर में एंगल आर, यानी तीनों भुजा बराबर हो, इसके तीनों भुजा इसके बराबर है और इसके तीनों कोण इसके बराबर है, तभी ये कोण, ये त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा। अब जब 6 पार्ट है, 3 कोण और 3 भुजा, यानी 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, 6 पार्ट होते हैं। तो एक कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि कोई भी 3, आप इस ऑर्डर में कोई 3 यदि सही हो, 3 यदि इसको पूरा कर रहा है, तो बाकी 3 अपने आप सीपीसीटी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बराबर होगा। तो उसको कहते हैं कंडीशन। तो कंडीशन, सर्वांग समता की शर्तें, यदि तीनों भुजा बराबर हो, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो, ये बराबर में ये और ये बराबर में ये और ये बराबर में ये, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। उसमें नियम कहलाता है एस 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 रूल, या साइड साइड साइड, या भुजा भुजा भुजा। तो सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग बराबर होते हैं। तो यानी बाकी से ये एंगल, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाएंगे। तो बाकी 3 आपको निकालना है, कोई तीन निकालना है। अब 3 के लिए नियम है, या तो भुजा 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 हो, तीनों भुजा हो, या भुजा कोण भुजा, यानी इसमें जो होता है भुजा, एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। तो भुजा कोण भुजा में होता है इसी ऑर्डर में, देखिए साइड एंगल साइड, यानी दो, एक ये साइड और एक ये साइड, और बीच में कनेक्ट करने वाला एंगल यदि इसमें बराबर हो, मान लीजिए जो किसके बराबर हो, ये भुजा और ये और इसके बराबर हो, तो यहाँ पे देखिए, तो जहां पे कोण बन रहा है वहां पे, तो बीच यहाँ पे यदि हम इसी ऑर्डर में लिख लिए ए बी सी और सर्वांगसम हो जाएगा, तो जहां पे कोण बन रहा है वहां के बीच में रखना है, आर रख लिए त्रिभुज। अब देखिए ए बी किसके बराबर में, पी क्यू के बराबर में है, पी आर के बराबर में है, तो पी आर और ये क्यू इस तरह से होगा, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में यहां भी होना चाहिए। तो बाकी 3 कोण, बाकी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, यानी भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजा और उसको जो उसके बीच का कोण,
ये इसी ऑर्डर में भुजा, भुजा और बीच का कोण, यानी ये भुजा और बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज में भी दो भुजा और बीच का कोण यदि बराबर हो तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है, यानी सर्वांग सम कहलाता है। अब दो कोण और बीच में भुजा, यानी अब अगला है इसी में देखिए, दो कोण और एक भुजा, यानी दो कोणों के को जोड़ने वाला ये कोण और ये कोण को जोड़ने वाला भुजा, दो कोण यानी ये कोण और ये कोण को जोड़ने वाली भुजा बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसमें हो जाएगा ए, जहां पे देखिए इस साइड हम कहीं से भी लिख सकते हैं ए बी सी। अब ये इसके बराबर है तो यहाँ पे सर्वांग सम का चिन्ह लगाएंगे, त्रिभुज पी और दूसरा कोण क्यू और तीसरा ये आर, तो बाकी पार्ट सिंप्लिसिटी से हो जाएगा। तो भुजा और उसके दो कोण और उसके बीच की भुजा, दो कोण और बीच की भुजा यदि बराबर हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। अगला है RHS रूल। RHS रूल कहता है ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है और एक सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस होती है। ये राइट एंगल तो बराबर होगा, ये 90 डिग्री है और इस दोनों भुजा में से कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए और ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है, यानी सबसे समकोण और सबसे लंबी भुजा, समकोण और सबसे लंबी भुजा और बाकी दोनों में से कोई एक भुजा बराबर हो तो ये कहलाता है RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड, इस दोनों साइड में से कोई भी साइड बराबर हो तो ये समकोण, ये कहलाता है समकोण कर्ण भुजा, यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इससे कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, यानी चार होते हैं मेन, SSS, SAS, ASA और RHS, और दूसरा हम AA, इसी में AAS भी रख सकते हैं। देखिए AAS भी रखा जा सकता है, यानी देखिए कोई ये कोण मान लीजिए जो कि 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा आपको एक और ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है ये 70 डिग्री है, यहाँ पे भी मान लीजिए जो कि ये भी 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। तो इससे ये कोण निकाला जा सकता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, 7 6 13 में 180 में से 13 गया, 130 गया तो ये 50 हो जाएगा, तो ये भी 50 हो जाएगा, तो ये यानी क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल ही हो जाएगा, एंगल साइड एंगल ही हो जाएगा। तो AAS रूल भी एक्सटेंडेड में आता है। अगला देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है। अब कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी, कोण योग गुण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर मतलब इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इसमें पूछा जाता है, ये मान लीजिए जो कि 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कोण निकालिए तो 7 4 11 हो गया, तो 180 में से 110 गया तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री कहते हैं। इसे हम त्रिभुज का गौण योग कोण या एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका अर्थ है त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री आता है। अब आता है बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। जब हम एक ट्रायंगल है और इसके किसी एक साइड को हमने बढ़ा दिया, इस साइड को बढ़ा दिया तो यह हो जाएगा आपका बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। यानी बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण होगा, ये एंगल और ये एंगल
का सम होगा। एक्सटीरियर एंगल सम अप टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी इसके अपोजिट एंगल्स, यानी इसके जो ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है। एडजेसेंट एंगल नहीं, ये और ये बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अपने दो अंतः अभिमुख यानी दूरस्थ कोण, ये इसके बगल वाला कोण है तो इससे दूरस्थ कोण जो होंगे उस दोनों के योग के बराबर होगा। यानी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें कुछ गुण है, देखिए ये दो भुजा मान लीजिए जो कि ये दिया हुआ है, ये है ए बी सी, इसमें ए बी बराबर में बी सी, यानी ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर दिया हुआ है। तो इसके सामने का कोण ये कोण कहलाता है और इसके सामने का कोण ये कोण कहलाता है। तो ए बी के सामने का कोण हो गया एंगल सी और एंगल बी। तो यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी बराबर भुजाओं के सामने का कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी तरह इसमें पूछा, इसमें और दे दिया जाता है कई बार, ये कोण बराबर दिया हुआ है तो इसके सामने की भुजा ये भुजा और इसके सामने की भुजा ये बराबर होती है, यानी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जब ये दिया हुआ है एंगल बी बराबर में एंगल सी दिया हुआ है तो एंगल बी के सामने की भुजा ये भुजा होती है ए सी बराबर में ये हो जाएगा ए बी। ये तो इसमें हम लिखेंगे समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसमें लिखेंगे समान भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये पार्ट हटा दिया गया है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, जो ये पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये समकोण होता है यानी 90 डिग्री होता है ये, और ये देखिए ये वाला जो होता है हाइपोटेन्यूस कहलाता है सबसे, यानी कर्ण कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। अब इस कोण के अकॉर्डिंग यदि बात किया जाए तो ये लंब और ये परपेंडिकुलर होता है, यानी ये हो जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब और ये हो जाता है बेस। हमेशा जो कोण बनता है बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है आधार, लेकिन जब ये कोण की बात किया जाए तो इसके लिए ये बेस हो जाता है, ये बेस उल्टा हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम उसको नहीं देख रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर जोड़ के बराबर होता है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये इंटरचेंज होता रहता है, ये लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है ये। और त्रिभुज की असमानता क्या होता है, सम ऑफ टू, ये तभी बन पाएगा, ये आपसे कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ी होनी चाहिए या दो भुजाओं के बीच का अंतर तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो, और दो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए। ये है नहीं लेकिन आपको जानना जरूरी है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड, यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजाओं से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए। अब आता है मीडियन, त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज में जो ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के ये देखिए
यहाँ पे ए है, बी है और सी है। इसकी माध्यिका निकालना होता है तो पहले इसके मध्य बिंदु निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट को दूसरे के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड को हम मीडियन कहते हैं। यानी यहां से हम इससे यदि मिलाते हैं तो ये मीडियन कहलाएगा। यहाँ पे मान लीजिए जो कि डी दे दिया, तो क्या हुआ, इसके मध्य बीसी के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को मिलाने वाली तीसरे वर्टेक्स से जो मिलाने वाली लाइन होती है वो कहलाती है माध्यिका। त्रिभुज के एक शीर्ष यानी एक शीर्ष को सम्मुख भुजा, इसके सामने की भुजा बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को हम माध्यिका कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। अब त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है जो सम्मुख भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी माध्यिका ये कहलाएगी जब इसके सामने की भुजा को दो बराबर में भागों में बांटेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा हम तीन माध्यिका हो सकती है। यहां से भी अलग होगी, इसके मध्य बिंदु को यहां से मिलाने वाली ये होगी, तो इसमें तीन माध्यिका होगी और तीनों जहां पे मिलेगा ये केंद्रक कहलाता है, त्रिभुज का केंद्रक। ये आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। ये केंद्रक कहलाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ये 2:1 में बांटता है, 2:1 में हमेशा बांटता है। यानी ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1, ये 2:1 में डिवाइड करता है। अब आता है शीर्षलंब। शीर्षलंब होता है क्या है, यानी देखिए जब त्रिभुज की बात आती है तो एक त्रिभुज और कोई भी त्रिभुज हम ले सकते हैं। हमने दो अलग अलग तरह से लिया, तो क्या अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल यानी शीर्षलंब क्या कहलाता है, त्रिभुज का शीर्षलंब। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स। यहां से मान लीजिए जो कि यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, 90 डिग्री डाला, 90 डिग्री का कोण डाला, यहाँ पे 90 डिग्री का यदि कोण बनाता है तो ये शीर्षलंब कहलाता है। यानी यहां से 90 डिग्री पे जो ऐसी लाइन खींची जाए जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो शीर्षलंब कहलाता है। यहां से देखिए, यहां से इस तरह बनेगा तो ये शीर्षलंब कहलाता है। इसी में जो देखिए जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है और एक्यूट एंगल में क्या होता है, देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो होता है वो बाहर की ओर होता है। ये देखिए यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे थर्ड साइड से, तो यहां से यदि हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक्सटेंडेड रूप में जाएगा, तो यानी ये बाहर बनेगा। ये 90 डिग्री ये बाहर होगा, तो बाकी में अंदर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल में ये बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट चैप्टर देख, अगला है चतुर्भुज, चैप्टर नंबर 8, जिसे क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में कहते हैं। चतुर्भुज होता है क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी 4 असंरेखीय बिंदु को मिलाने वाली लाइन से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, यानी ए बी सी डी, 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष होते हैं। ये कोण हो गया और ये शीर्ष हो गया बाहर की तरफ, और ये भुजा हो गया, 4 भुजा 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये देखिए कई बार ये पूछा जाता है ये 2 त्रिभुज से मिलकर के बना हुआ होता है, तो ये एक त्रिभुज ये बनता है और एक त्रिभुज ये बनता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 प्लस 180 यानी 360 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसके प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं, ये होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी इसके बराबर ये भुजा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये एंगल होगा, जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये एंगल होगा। यानी ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर ये होगा। ये
यानी 120 डिग्री होगा तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल यानी ये कोण और ये कोण एडजेसेंट एंगल आसन कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोणों का योग, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल बाइसेक्ट होता है एक दूसरे को। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये पैरेललोग्राम के गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब अगला है रेक्टेंगल, आयत। आयत में क्या होता है? रेक्टेंगल के सारे गुण होते हैं, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के सारे गुण होते हैं, यानी अपोजिट साइड्स जो होते हैं, ये जितना बड़ा है ये इतना ही बड़ा है, ये जितना बड़ा है ये इतना ही बड़ा है, ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं, यानी सभी रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम के जो गुण होते हैं वो इसमें है, ऑलरेडी है। यानी एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, आसन कोण बराबर होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल भी इसके बाइसेक्ट करते हैं। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल है, यानी ये जो है इसमें ये वाले सारे प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम के हैं। ये वाले सारे प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज के हैं। यानी उसके अलावा भी कुछ और होते हैं, यानी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री का होता है। और डायगोनल्स जो होते हैं, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, यानी पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के गुण प्लस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री प्लस डायगोनल्स आर इक्वल। ये विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित तो वहां भी करते थे, यहाँ बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो सभी रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, यानी सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी ये गुण इसमें है। अब अगला है स्क्वायर को हिंदी में हम वर्ग कहते हैं। वर्ग जो है इसमें जो नियम जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का था वो एज इट इज है। रेक्टेंगल वाला देखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये और ये मिलकर 180 डिग्री बनाता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये तो रेक्टेंगल के मतलब पैरेललोग्राम के गुण हो गए। और साथ में ऑल एंगल्स 90 डिग्री है रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज, ये भी 90 डिग्री होता है। डायगोनल्स जो होते हैं बराबर भी होते हैं। इसके बाद इसमें जो होते हैं इसके अपने भी कुछ और भी विशेषताएं होती है, जैसे ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड, यानी जैसे ए बी सी डी है तो ऑल साइड्स ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी, ये चारों भुजा बराबर होती है, ये एडिशनल है। और सभी जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करता है। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। यानी इसमें जो होते हैं डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, यानी डायगोनल्स बराबर होते हैं और सभी को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी इसमें जो स्क्वायर में प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल के ऑल प्रॉपर्टीज है,
और डायगोनल के रेक्टेंगल के ऑल प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें, और पैरेललोग्राम के भी ऑल प्रॉपर्टीज हैं। ऑल प्रॉपर्टीज इसमें है। तो इसका मतलब हुआ जो कि रेक्टेंगल जो मतलब स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर इज ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, यानी सभी उल्टा नहीं हो सकता, सभी वर्ग आयत हैं और सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज भी होंगे। इसके बाद आता है अब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, जो पैरेललोग्राम के जो गुण होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के गुण जो होते हैं वो सारे होते हैं, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, ये जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। उसके अलावा यानी सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे ही, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल्स एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी जितना ये और ये मिलकर के 180 हो जाएगा, ये और ये मिलकर के 180 हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके भी डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन इक्वल नहीं होता है इसमें, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी जितना बड़ा ये साइड होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी ये बाइसेक्ट करता है। और इसमें डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। यानी रोम्बस जो होता है में जो होता है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होता है, यानी सभी जो इसमें जो होते हैं सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, और सभी स्क्वायर जो होंगे भी रोम्बस हो सकते हैं। अब आता है एक ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज होता है। इसमें कहता है सिर्फ एक ही अपोजिट साइड, सिंपलेस्ट है ये, एक ही जोड़ा समांतर हो तो ये समांतर समलंब चतुर्भुज होता है। बाकी की बात ही नहीं कर रहा है ये, कोई एक जोड़ा यानी ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। तो ये गुण तो सब में है। हमने देखा जो कि जो आयत है, ये आयत जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, और जो स्क्वायर है और जो पैरेललोग्राम है और जो रोम्बस है, सब में ये प्रॉपर्टी है, सब में ये प्रॉपर्टी है। एक जोड़ा तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो दोनों जोड़े हैं, तो एक जोड़ा सब में है। तो ये सारे, ये भी ट्रेपीजियम होगा, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, यानी सबके ऑल मतलब रेक्टेंगल आर ऑल्सो, ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रेपीजियम, ऑल ये स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, ऑल रोम्बस आर ट्रेपीजियम। अब उल्टा नहीं होगा, यानी ऑल ट्रेपीजियम्स आर
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ऑल ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम किसी के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेपीजियम सारे ट्रेपीजियम भी हो सकते हैं। इसी तरह हमने देखा जो कि ये इसके जो प्रॉपर्टी है, ये रोम्बस है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में इसके सारे प्रॉपर्टीज इसमें हैं। इसके अलावा भी है तो ऑल ऑल समचतुर्भुज, दैट मीन्स इसको कहते हैं रोम्बस, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, लेकिन ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, क्योंकि इसमें जो अपोजिट ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं होगा। इसके सारे गुण इसमें हैं और सॉरी इसके सारे गुण इसमें हैं, इसके सारे गुण इसमें हैं, तो ऑल स्क्वायर्स आर, और इसमें इसके भी गुण है, इसके भी गुण है, इसके भी गुण है, इसके भी गुण है, तो ये सारे इसमें ऑल स्क्वायर्स आर आयत यानी रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, यानी सभी वर्ग जो है आयत होते हैं, सभी वर्ग ट्रेपीजियम होते हैं, समलंब चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होता है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होता है। तो इसके अलावा भी कुछ और भी चतुर्भुज हैं, जैसे काइट है, पतंग जो इस तरह के रूप में है। तो पतंग में क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी ये और ये बराबर होते हैं, और ये इसके बराबर होते हैं, और इसमें से कोई एक वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, यानी किसी ये कोण इसके बराबर होगा, कोई भी एक कोण मतलब ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है। तो कोई एक जोड़ा जो होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। साथ ही जो कोई एक, देखिए इसमें से ये डायगोनल है, कोई एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, यानी वन पेयर ऑफ डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्ट, वन पेयर ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक जोड़ा विकर्ण समद्विभाजित होता है। तो ये थे रेक्टेंगल के क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज। इसमें एक आता है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय जो होता है मिड पॉइंट थ्योरम कहता है द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी इसमें होता है, कहता है जो कि एक और साथ ही उसकी आधी भी होती है, यानी एक त्रिभुज है, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कहता है जो एक त्रिभुज है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसके मिड पॉइंट ये है, इसके मिड पॉइंट ये है, इसको मिलाने वाली लाइन जो होती है थर्ड साइड के ये ए बी सी डी और ई, तो ये बराबर ये बराबर ये होगा, तो ये जो होगा इसके समांतर और आधी होगा, यानी डीई समांतर बीसी एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यानी किसी द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो AB के मध्य बिंदु D है और इसके मध्य बिंदु E है, ये जो होता है इसको यदि मिलाते हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है, पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट, यानी इसके पैरेलल होते हैं और हाफ होते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में आधी होती है। स्पेशल पैरेललोग्राम थ्योरम, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी अगला प्रॉपर्टी है स्पेशल पैरेललोग्राम थ्योरम, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इज अ पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम है। देखिए कोई भी पैरेललोग्राम हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया एक, यदि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये,
जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। तो जितना ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब ये होगा ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये बराबर ये। और इसी प्रकार इसमें हम यदि करेंगे तो ये इसके बराबर होता है, तो ये बराबर ये, तो जब चारों साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। हमें पैरेललोग्राम दर्शाने के लिए, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल कर देंगे तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। या अपोजिट साइड्स आर इक्वल कर देंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल कर देंगे तो भी हो जाएगा। अगला चैप्टर है सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल जो होता है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये एक मान लेते हैं जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, इससे समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को हम, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। यानी एक समतल में उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी या स्थिर दूरी पर स्थित है, जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, केंद्र हिंदी में। और फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या जो होता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी सेंटर से इस पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ने वाली लाइन को हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब रेडियस के बाद आता है डायमीटर। डायमीटर जो होता है, किस एक मतलब यहाँ पे स्थित कोई, यहाँ पे सेंटर है और इस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होके जाए, पासिंग थ्रू द सेंटर, इज कॉल्ड डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यानी सर्कल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो केंद्र से होकर के जाती है उसको हम त्रिज्या, व्यास कहते हैं। व्यास में एक ये यहां से यहां तक त्रिज्या है और यहां से यहां तक त्रिज्या है, यानी 2 इंटू त्रिज्या है। यानी इसमें जो होता है डायमीटर में 2 इंटू रेडियस होता है। अब अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, इसको हम व्यास, मतलब जीवा जो होता है, जीवा यानी कॉर्ड जो होता है, इस पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड है, ये भी मतलब जीवा है, ये जीवा है। इसमें सबसे बड़ी जीवा जो होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है, यानी सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास होता है। ये इसमें सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी जीवा है। तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को हम जीवा कहते हैं। उसमें सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास कहलाता है। अब आता है आर। अब आता है सरकमफेरेंस, द बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसका सरकमफेरेंस कहलाता है, यानी इसकी परिमाप यानी परिधि कहलाता है। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल को हम परिधि, सरकमफेरेंस कहते हैं। अब आर्क यानी चाप, उसमें से एक हिस्सा यहां से यहां तक, यानी बाउंड्री का थोड़ा सा टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ अ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी सरकम बाउंड्री का एक टुकड़ा कहलाता है आर्क। वृत्त का कोई परिधि का कोई एक भाग जो कहलाता है ये लघु लघु चाप, और ये वाला कहलाएगा दीर्घ चाप।
अब इसी को इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल भी कहता है, ऑन द सर्कल, वृत्त पर। अब देखिए इसके अंदर कोई बिंदु होगा तो ये इंटीरियर हो गया। मान लीजिए जो कि ओ है, पी है, और यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे ए है, ये बी है। तो ऑन द सर्कल एन आर एम, एन आर एम जो हो गया ऑन द सर्कल हो गया। और इसके अंदर स्थित वृत्त के आंतरिक भाग जैसे ओपी है वो अंदर में है, अंदर वाले हिस्से को तो इंटीरियर कहते हैं। एक्सटीरियर यानी बाहर वाले हिस्से को, ए और बी है, ए और बी बाहर है, तो ये एक्सटीरियर हो गया। तो ये सर्कल जो है 3 भागों में बांटता है, एक इसके अंदर ऑन द सर्कल और एक बाहर। अब आइए सर्कल के साथ साथ एक कंसेंट्रिक सर्कल का भी नाम आता है। कंसेंट्रिक सर्कल जिस सर्कल के सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई हो, यानी समान केंद्र हो लेकिन अलग अलग त्रिज्याएं हो वाले वृत्तों को हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। जैसे देखिए हम लेते हैं एक ये सर्कल है और एक दूसरा सेम सेंटर वाला लेकर के हम दूसरा सर्कल बनाते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं, जिस सभी के सेंटर एक ही हो, एक ही सेंटर हो, यही सेंटर हो सबका, इसका रेडियस ये हो, इसका रेडियस ये हो, इसका रेडियस ये है। तो ये डिफरेंट रेडियस के सेम सेंटर हो और डिफरेंट रेडियस हो, यानी समान केंद्र और असमान त्रिज्या, यानी डिफरेंट त्रिज्या, यानी डिफरेंट हम कह सकते हैं रेडियस। यहाँ पे कह रहा है जो थ्योरम है कुछ इसमें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ साइक्लिक सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, सॉरी इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त पर बराबर कोण बनाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, थोड़ा सा हिंट दे दूं। एक आपके पास वृत्त है और 2 बराबर जीवाएं हैं, 2 बराबर कॉर्ड है, एक ये और एक ये, और इसका सेंटर यहां से इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, ये सेंटर होगा। तो ये और ये रेडियस हो जाएगा, ये और ये रेडियस हो जाएगा, और ये और ये बराबर हो दिया ही हुआ है। तो इसका मतलब बाय सिटी ये बराबर ये किधर भी हो सकता है एस 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 से, क्योंकि ये और ये दोनों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये और ये भी बराबर दिए हुए हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये कोण बराबर ये कोण। नेक्स्ट इसका कन्वर्स कहता है इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट अ सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी इसका ठीक उल्टा कहता है यदि वृत्त की 2 जीवाएं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर हैं तो वो जीवाएं भी आपस में बराबर लंबाई की होगी। तो देखिए यहाँ पे ये हमने ले लिया सर्कल और 2 जीवाएं ले लिया, एक ये जीवा है और एक ये जीवा, एक किसी भी एंगल से ले सकते हैं, एक ये जीवा है। अब ये जितने डिग्री यहाँ पे एंगल बनाता है उतना ही ये बराबर ये दिया हुआ है, और ये और ये रेडियस है, ये और ये रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ए एस ए सॉरी साइड एंगल साइड एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो बाइसिपिसिटी ये बराबर ये हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, प्रूफ भी करने के लिए आ सकता है।
इसमें है जो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो ये बराबर जीवा है मान लीजिए, तो जितनी दूरी यहाँ से होगी उतनी ही दूरी यहाँ से होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए एक इसमें बीच में थ्योरम होता है जो हमने गलती से आगे ले लिया। ये जो होता है परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होता है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये बराबर, जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो ये बराबर ये हो जाए, ये दिया नहीं है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और इसका हाफ ये होता है, मतलब इसका हाफ ये होता है, इसका भी हाफ ये होगा। जब दोनों बराबर है तो ये बराबर ही होगा, इसका हाफ और इसका हाफ बराबर होगा और ये रेडियस है, तो इस बाइसिपिसिटी से ये बराबर ये हो जाएगा। तो समदूरस्थ दिखाने के लिए आप ये दिखा सकते हैं। ठीक इसका कन्वर्स भी पूछता है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, वृत्त कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं की लंबाई में बराबर होती है। यदि ठीक इसका कन्वर्स पूछे तो भी यही है। उसमें आपको कह रहा है जो कि वृत्त की केंद्र से समान दूरी पर है, यह केंद्र है मान लीजिए, और ये बराबर दिया हुआ है और ये 90 डिग्री होता है और ये बराबर ये हो गया। तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये बराबर मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाइसिपिसिटी से ये बराबर ये, तो इसका डबल ये होता है, ये बराबर ये हो जाएगा, यानी जीवाएं भी बराबर होती है। अब अगला है जो आगे पीछे हो गया, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो भागों में बराबर भागों में बांटता है, जो हमने पहले यूज कर लिया इसमें। तो देखिए इसको यदि प्रूव करना होगा तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कह रहा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी वृत्त की केंद्र से ये केंद्र है, ये केंद्र हमने ले लिया, इसके केंद्र से इस पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बनेगा और एक ये ट्रायंगल बनेगा। तो ये बराबर ये, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो आरएचएस रूल अप्लाई हो जाएगा, तो आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाइसिपिसिटी से ये बराबर ये, यानी ये दोनों समद्विभाजित करता है। ठीक इसका कन्वर्स भी कह रहा है, इफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो यानी ये मध्य बिंदु है, तो ये बराबर ये कॉमन है और ये बराबर हो गया, क्योंकि रेडियस है ये। अब ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा और इस मतलब ये 1 और 2, यहाँ पे हम 2 लिख दें, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो एंगल 1 बराबर में एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि सिपिसिटी से, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में 180 डिग्री लीनियर पेयर से, तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यानी एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल 1 बराबर में एंगल 2 है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर में 90 डिग्री। तो ये आपको प्रूफ करना है। अब इसमें आता है कुछ और थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सेंटर। तो आइए इसको देखें कैसा है। The angle subtended by an arc at a center is double at the angle subtended by it at any point on remaining part of a circle. किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी ये चाप मान लीजिए जो कि हमने लिया यहां से यहाँ, ये चाप हो गया, इससे जो सेंटर पे जो बनेगा कोण, ये सेंटर है, सेंटर पे बना कोण, और बाकी अन्य हिस्सों में यहीं से बाकी अन्य हिस्सों में बना कोण जो होगा वो बराबर होगा, मतलब इसका डबल होगा। यहां जो एंगल बनेगा इसका डबल यहां पे बनेगा। यहां पे मान लो 60 डिग्री होगा तो यहां पे 120 डिग्री होगा। और शर्त मतलब ये होना चाहिए सेम
पोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं जो कि आपने इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया और एक यहाँ से इधर कर लिया, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब हुआ जिस ओर ये कोण बन रहा है उसी ओर ये कोण भी बनना चाहिए। ये मान लीजिए जो कि 120 डिग्री है, तो ये हो जाएगा इधर वाला 240 डिग्री हो जाएगा। और इसका डबल यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि इसको और इसको मिला करके आप कर लें। कहने का मतलब ये जो कि सेम डायरेक्शन में हो। यहाँ पे इधर यदि बनता है, इधर यदि ये एंगल बनता है इसी से, तो ये या इसका यहाँ जो है इसका करेंगे तो 240 ऊपर हो गया, तो ये 120 हो जाएगा, 120 तो ये 60 हो जाएगा। ऐसा नहीं जो कि यहाँ पे हमने कह दिया जो 120 है तो 120 ही कोई भी एंगल हो सकता है। तो ये वाले का यहाँ पे 110 होगा तो यहाँ पे 220 हो जाएगा, और यहाँ पे 220 होगा तो ये हो जाएगा 360 बनता है, तो ये 240 मतलब 140 हो जाएगा, 140 का आधा 70 हो जाएगा। अब इसी का जो कहता है जो कि एंगल, इसमें कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होता है। यानी यहां से हमने ले लिया एक ये वृत्तखंड है, यानी अब नीचे की ओर बनेगा तो जितना बड़ा एंगल ये होगा उतना ही बड़ा एंगल ये होगा, और ऊपर यदि बनाएंगे तो जितना बड़ा इधर बनेगा उतना ही बड़ा यहाँ पे बनेगा। मतलब सेम सेगमेंट में, बड़े सेगमेंट में बड़े की तरफ ये वाला भी इक्वल होगा। यानी ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। यानी एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब अगला इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज जो होता है यानी एक सर्कल के अंदर होता है, सर्कल के अंदर कोई चतुर्भुज होता है, उसमें इसमें क्या होता है, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। इसका और ये अपोजिट हो गया, इसका ये अपोजिट हो गया, तो ये दोनों का सम 180 होगा और ये दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। यानी अपोजिट यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री हो, यानी तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये प्रूफ करने के लिए आता है। चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है अपोजिट पेयर का सम 180 डिग्री होता है, और इसी का अपोजिट कन्वर्स आपको दिया जाएगा। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री हो तो यह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब अगला चैप्टर है हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन सूत्र। इसमें हम त्रिभुज के फॉर्मूले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इससे पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने निकालना सीखा है। उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये एप्लीकेबल तो है, लेकिन त्रिभुज में ये जहां पे हाइट दिया होगा, जब ये नहीं दिया होगा, त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती है। सिर्फ जो है भुजाएं गिवन होना चाहिए, भुजाएं हो तो जरूरी नहीं है जो कि हाइट दिया ही हुआ हो। जब तीनों भुजाएं दिया हुआ हो तो उसके लिए एक हेरोन सूत्र, हेरोन का फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन। यानी हेरोन का सूत्र आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में मदद करता है जब उसकी तीनों भुजाएं की लंबाई दी गई हो। अब मान लीजिए जो कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों भुजाएं की लंबाई दिया गया हो, यहाँ पे ये मान लीजिए जो ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजा की लंबाई कुछ दिया गया होगा। तो हेरोन सूत्र में यदि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो तो हम निकाल सकते हैं, जहां पे ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल यानी तीनों भुजाओं की लंबाई है। तो एस जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता क्या है, सेमी पेरीमीटर जो होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अर्ध परिमाप इसको कहते हैं, या अर्ध परिधि भी कहते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप जो होता है उसकी परिधि यानी परिमाप का आधा होता है।
परिमाप का आधा होता है। तो यानी परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों बाउंड्री का आधा जो होता है ये एस बराबर होता है। एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी परिमाप परिमाप का आधा, यानी पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का हाफ। तो ये सेमी पेरीमीटर होगा। तो उस स्टेप्स जो होते हैं, सबसे पहले आपको एस निकालना है। इसमें सबसे पहले आपको एस निकालना होता है। एस निकालने के बाद सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस का जो हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब एस निकालने के बाद जो हीरोन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट के अंदर यानी एस, और एस में से ये एक भुजा का जोड़, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा घटा देंगे एस में से। ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी जो जो वैल्यू है, एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, सभी वैल्यू, सभी का मान रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। हीरोन सूत्र यही होता है। अब स्पेशल ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो स्पेशल केस होता है। मान लीजिए जो कि ये दो, ये भी दो और ये भी दो, यानी स्पेशल केस हो गया समबाहु त्रिभुज का। इससे भी निकाला जा सकता है। और एक और सूत्र होता है, यदि तीनों भुजा ए हो तो यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 और भुजा का स्क्वायर, √3/4 और इससे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब एप्लीकेशन ऑफ हेरोन फॉर्मूला, कोई भी ट्रायंगुलर प्लॉट का हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो तो उसको भी हम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो, मान लीजिए जो कि ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो इसको आप ट्रायंगल में बदल सकते हैं। यहां से एक ट्रायंगल आप डाल सकते हैं, तो दो ट्रायंगल हो गया, तो दो ट्रायंगल के सम के बराबर ये हो जाएगा। तो कोई भी प्लॉट हो तो उसको ट्रायंगुलर रीजन में डिवाइड करने के बाद हम इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ध्यान देने की बात है, हम इसका यूनिट नहीं लिखते हैं। तो एरिया ऑफ यूनिट यानी क्षेत्रफल का जो होता है, जहां भी क्षेत्रफल हो तो वर्ग इकाई होना चाहिए। यदि नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, तो वर्ग इकाई लिखा है। वर्ग सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर दिया हुआ है तो वर्ग मीटर, ये लिखना जरूरी है। ये हम छोड़ देते हैं तो इससे हमारे नंबर कटते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज के हमारे पास त्रिभुज के कई बार हमें त्रिभुज को का क्षेत्रफल के लिए अल्टरनेट यानी तीन विधियां हमने सीखा। तीन विधियां क्या है, जब ये दिया हुआ h दिया हुआ हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कई बार हमें एक दूसरे को चेंज करके वैल्यू निकालना होता है, हाइट निकालना होगा। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। और हीरोन सूत्र कहता है, ये कहता है एस निकालिए, फिर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों, ये हो गया √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो ये तीनों को हमें याद रखना होगा, जहां पे एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सी का आधा होता है। इस दोनों तीनों को इंटरचेंज करके एक दूसरे से फिर हम कभी हाइट निकालने के लिए दे सकता है, कभी भुजा की लंबाई दे सकता है। तो हम इससे एक दूसरे से रिलेट करके हम क्षेत्रफल से संबंधित और भी हल ज्ञात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर देखें। अब अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें आपको जो सिर्फ कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर,
यही तीनों है, शंकु, गोला और अर्धगोला। लेकिन आगे आपको जरूरत होगी क्यूबॉइड यानी घनाभ, घन और बेलन, इन सब की भी जरूरत होगी, तो हम इसको भी कंबाइंड कर रहे हैं। ये पहले था, अब हटा दिया गया है। तो देखिए क्यूबॉइड जो होता है ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ये 3 डायमेंशनल है, यानी 3 इसमें होता है। लेंथ है ये हो गया L, और ये हो गया B, और ये हो गया H। तो क्यूबॉइड यानी घनाभ, जिसमें लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है जिसमें बेस और हाइट छोड़ दिया जाता है, बेस और हाइट, ये दोनों को निकाल दिया जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है इसमें बेस यानी 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस B इंटू H। और लेटरल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया जिसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को ही यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया को ही यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें होता नहीं है। तो लेटरल सरफेस एरिया ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यानी 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ लीजिए, उसको 2 से गुना कर दीजिए, और ऊंचाई। अब जो अगला है टोटल सरफेस एरिया, इसमें बेस और रूफ, इसमें हाइट नहीं, हम रूफ कहते हैं, यानी ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। चारों दीवारों छत सहित आपके घर आधार और छत सहित, यानी इसको यदि रैप करना होगा, आपको ढकना होगा, तो कवर करना होगा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां पे हमें टीएसए की जरूरत होगी। तो टीएसए जो होता है 2 इंटू L B प्लस BH प्लस LH, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कह सकते हैं। और वॉल्यूम जो होता है ये आयतन कहलाता है। आयतन के लिए L इंटू B इंटू H इसका होता है। अगला है क्यूब, इसको हिंदी में हम घन कहते हैं, घन। तो साइड ए हो, यदि ये भी ए हो, ये भी ए हो, ये मतलब सभी साइड ए होगा, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, यानी L इक्वल टू ए, B इक्वल टू ए, H इक्वल टू ए, सभी एक जैसे होंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 इंटू ए स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा a क्यूब, यानी इसको लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको कहते हैं आयतन। अगला है कोण, अगला राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन। तो इसमें रेडियस r है, यानी त्रिज्या इसका r है, और ऊंचाई h है, यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई h है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसमें बेस और रूफ दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 पाई r h प्लस यहाँ पे इसका होता है पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो यानी 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई r कॉमन h प्लस r, ये जाकर के तैयार होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला।
और इसका जो आयतन होता है एक जो नीचे है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो नीचे जो है पाई आर स्क्वायर सर्कल है, इसको एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसका आयतन हो गया। अब अगला है शंकु, अगला है लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन, जिसकी त्रिज्या आर दिया हुआ हो, साइड स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई एल हो और ऊंचाई इसकी एच हो। तो स्लैंट हाइट एल बराबर में स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यानी तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, ये होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है इसका। पाई आर एल इसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल में नीचे बेस जुड़ जाएगा तो यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच इसका आयतन होता है ये। नेक्स्ट स्फेयर यानी गोला, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है आर है, ये रेडियस यानी त्रिज्या। तो इसमें एक ही होता है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए बराबर में एल एस ए बराबर में सरफेस एरिया या टी एस ए, सारे एक ही होता है इसमें, और कोई फेसियो नहीं होता है, एक ही तल होते हैं। तो इसका जो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका फॉर्मूला। अगला है अर्धगोला, अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर इसको कहते हैं अर्धगोला। इसका रेडियस आर दिया होगा तो ये भी आर होगा। तो कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला हिस्सा कर्व सरफेस एरिया कहलाता है सी से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ये अभी बढ़ जाता है। और इसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस चैप्टर में ध्यान देने वाली बात है, जहां भी क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना होगा, एरिया तो इसका यूनिट हम वर्ग इकाई, और आयतन जहां भी आयतन यानी वॉल्यूम निकालना होगा तो हम घन इकाई लगाना ना भूलें, स्क्वायर यूनिट और ये क्यूबिक यूनिट ये लगाना ना भूलें, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। आइए अब अगला चैप्टर देखें। यहाँ चैप्टर 14 पहले वाले में चैप्टर 14 था, अब आपके बुक में चैप्टर 12 है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो होता है स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सांख्यिकी में डाटा का संग्रहण करते हैं, फिर उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और व्याख्या करके एक व्यवस्थित प्रक्रिया करते हैं। अब डाटा का संग्रहण होता है क्या, कलेक्शन ऑफ डाटा, या डाटा को हिंदी में आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया है। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक डाटा, प्राथमिक आंकड़ा, और जो शोधकर्ता स्वयं रूप से जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे कहीं पे साक्षात्कार करना होता है, या आपके क्लास में बच्चों की हाइट निकालना है, अवलोकन करना है, या प्रश्नावली बनाने के सवाल बनाने हैं, या आपके गली मोहल्ले में कितने फ्लोर के मकान हैं, यानी ये खुद इकट्ठा करना होता है, खुद या स्वयं इकट्ठा करना होता है। तो इस तरह के डाटा को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, यानी पहले से व्यवस्थित नहीं है। सेकेंडरी डाटा जो डाटा पहले से अन्य लोगों या संस्थाओं द्वारा प्रकाशित या एकत्रित किया गया है, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में कहा जाए जो कि क्लास 10th का पिछले 5 साल का रिजल्ट, तो आपके स्कूल में रिजल्ट लिखा होगा एग्जाम डिपार्टमेंट में, सरकारी रिपोर्ट, वेबसाइट के रिपोर्ट या पुस्तकें आदि से आप एकत्रित करते, तो ये सेकेंडरी डाटा कहलाता है। अब डाटा को
करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा प्रस्तुत करने के लिए डाटा को, एकत्रित डाटा को व्यवस्थित और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना इसमें शामिल है। डाटा आपको रॉ मटेरियल में 2, 5, 7, 3, 11, 13, 17 इस तरह से लिखा होगा जो कि मिला जुला होगा, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, डाटा को उनकी विशेषता के आधार पर समूह में बांटना, फिर उसको टर्बुलेट यानी सारणीबद्ध करना, आंकड़ों को टेबल सारणी द्वारा बनाना, या जैसे कहा जाए आपके पेपर में जैसे यदि कम आपके क्लास में कहा जाए, यदि कुछ फलों के नाम दे दिया जाए, आम, केला, संतरा, अमरूद, ये 4 ही प्रकार के फल दिए जाए, तो इसको आपको कहे जो कि व्यवस्थित करने के लिए, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए आप संख्या से निकालेंगे, यानी यहाँ पे टैली मार्क, यहाँ पे जैसे 2, 3, 4 और 5 का पैकेट बन जाता है। इस तरह से कोई आया तो इसको टोटल करेंगे, ये हो गया 4, ये 5, ये 3, ये 2 और 4, तो ये इसका बारंबारता कहलाता है। तो इस तरह के डाटा जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें वर्गीकरण हमने किया क्लास या सारणी, ये इसको सारणीबद्ध किया, रो और कॉलम में, रो एंड कॉलम में व्यवस्थित करना, ये रो और कॉलम में हमने व्यवस्थित किया, उस तरह से इसको व्यवस्थित करते हैं। या फिर आपको कहा जाए जैसे क्लास में वर्ग कम 1 से लेकर 100 तक नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है, जैसे एनुअल एग्जाम में नंबर होते हैं तो 0 से 10, 10 से 20, ये वर्ग अंतराल के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से इसमें हम निकाल सकते हैं टैली मार्क और बारंबारता। तो ये हो गया वर्गीकृत आंकड़ों का। तो इस तरह से हम सारणीकरण कर सकते हैं, आंकड़ों का टेबल सारणी बना सकते हैं। चित्रात्मक प्रस्तुति होता है, ये आपके पेपर में है, चित्रात्मक प्रस्तुति आपको दिया हुआ है। तो ये इसमें हम दंड आलेख बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, लाइन ग्राफ बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और कर्व, ये भी बनाया जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाता है। और उसके बाद हम डाटा को उपयुक्त जानकारी के आधार पर छांटते हैं, जो कि इसका आपको निकालना क्या है, इसमें हम क्या निष्कर्ष निकला। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक जैसे कहा जाए, माध्य कहा जाता है, ये आपके बुक में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, तो इसका माध्य निकालेंगे, सबको जोड़ ले। औसत, माध्य जो होता है औसत या मीन कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे में 2 आएगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये आएगा औसत माध्य। और माध्यक जो होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा ले, पहले जैसे ये असेंडिंग में ही दिया हुआ है, तो 2, 3 पहले बढ़ते या घटते क्रम में, तो 2, 3, 5, 7, 9, तो ऐसे लगा ले, इधर से एक काटे, इधर से एक काटे, जो ठीक बीच में रहता है, तो ये 5 इसका माध्यक होगा। और यदि 6 अंक होता है, 2, 3, 5, 7, 9 और 11, तो इसमें इधर से एक काटते, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इस दोनों को जोड़ लेते और 2 से भाग दे देते, तो 5 + 7 बटे में 2 यानी 12 बटे में 2 यानी 6 इसका आ गया। और बहुलक जो होता है, बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार ज्यादा प्रयोग हो, इसमें तो कोई भी नहीं है, सब एक एक है, जैसे 2, 3, 3, 3, 5, 7, 9, 11, तो 3 बार आया, तो 3 बहुलक हो जाएगा। बहुलक यानी मोड 3 आ जाएगा। इससे हम डाटा का विश्लेषण कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन, मतलब इससे हमने क्या परिणाम निकाला, तो निकाला जा सकता, क्या निकालना चाह रहे थे, माध्य निकालना चाहते, बहुलक निकालना चाहते, तो इससे हमें जो भी सवाल दिए जाएंगे उसका हल करने में आसानी होती है। हमने केंद्रीय प्रवृत्ति समझ लिया। अब चित्रात्मक प्रस्तुति आपके चैप्टर में है, चित्रात्मक प्रस्तुति दंड आलेख, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे अलग अलग चीज होंगे, अलग अलग चीज, जैसे पसंद का हो गया आम, केला, अमरूद, यानी एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा। संतरा,
इसका पसंद करने वाले इसको पसंद करने वाले यानी 12 लोग हैं, ये 8 लोग हैं, ये 9 लोग हैं, ये 11 लोग हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे फल, और यहाँ पे बारंबारता या पसंद करने वाले जो नाम दिए जो यहाँ पे दिया होगा ये लिखेंगे। यहाँ पे आप यदि 0 से काम हो सकता है जो कि 120 से 80 से हो तो काम नहीं हो तो यहाँ पे हम किंक लगा देते हैं, यहाँ पे इसको पेज को मोड़ देते हैं, किंक लगाते हैं, नहीं तो ये 0 से शुरू होगा। तो यदि यहाँ पे 0 से ही है तो देखिए हम यहाँ पे 2-2 का गैप अपने हिसाब से ले लें, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से जहां हो जाए तो 2 4 6 8 10 12 14। तो इसमें क्या है, एक कॉलम आप एक जगह छोड़ना है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ आप 12 ये हमने ले लिया, दूसरा है 8 तो एक यहाँ पे एक जगह छोड़ना है, अलग अलग एक दूसरे से भिन्न है ये। अब 9 है, फिर एक हमने जगह छोड़ा, फिर 11 है, फिर जगह छोड़ना है बीच में, अब इसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं या डिजाइन बना सकते हैं। और ये इस तरह से आपका हिस्टोग्राम सॉरी दंड आलेख बन गया। ये लिख देंगे आम, केला, अमरूद और संतरा। आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं जहां इच्छा हो। अब हिस्टोग्राम होता क्या, यही दंड आलेख जब वर्ग अंतराल में दिया होता है। अब जैसे दिया जाए 0 से 10 या हम 0 से 10 लेंगे तो और देखिए ये इसी में यहाँ पे तो 0 0 होगा, 0 यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 दिया, 20 से 30, 30 से 40 दिया हुआ हो तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यदि रहे 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 तो यहाँ पे हम इसमें हम किंक लगाएंगे, यहाँ पे हम ये इस पेज को ब्रेक कर देंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा। और यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ये हो गया 110, 120 सॉरी 100 से शुरू है, 100 120 सॉरी 110 है, 110 120 130 और 140 यानी दीवार इसके कॉमन हो जाएंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए जो कि यहाँ पे है इसका दिया हुआ है 5 11 9 4 तो यहाँ पे आप 2 4 6 8 और इसको और बड़ा कर देते हैं 10 12 तो यहाँ पे आपको लेना है जैसे देखिए 5 तो ये हो गया 4 और एक 5। ये इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाए तो बढ़िया बनेगा। अब 11 है, 11 इसका एक दीवार कॉमन है, ये हो गया 11। ये 9 है तो इसका यहां पे आएगा 9, फिर 4 है, ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी आप इसी तरह बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक कॉलम आगे और एक कॉलम पीछे चाहिए, एक कॉलम आगे और एक कॉलम पीछे। यदि नहीं रहे तो इधर ले लें। तो एक कॉलम ये हो गया, इसको यहां से हम इसको हम आगे बढ़ा दिए। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था वो लिख जो एज इट इज था 4 2 4 6 8 10 और 12। अब इसमें करना क्या है, इसके मध्य बिंदुओं को एक बार इससे पहले वाला हो जाएगा 90, यहां हो जाएगा 90 और इससे अगले वाला हो जाएगा 150। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, इसका मिड पॉइंट मार्क कर ले, इसको मिड पॉइंट से मिलाएं, इसके मिड पॉइंट से, फिर इसके मिड पॉइंट से, फिर
इस तरह से मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर।